मैं दर्शन दुआ, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार उसके शासन प्रबंध की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 20 वर्षों के शासनकाल में भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग के बहुत सारे आर्थिक सुधार किए थे। इसलिए उसे मध्यकाल का एक महान शास्त्री कहलाने का भी हक प्राप्त है, अर्थात वो मध्यकालीन भारत का एक महान अर्थशास्त्री कहा जाता है। कुछ लेखकों के मत में अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का उद्देश्य खल्ले खुदा अर्थात वह समस्त प्रजा के जीवन को सुखी बनाना था, परंतु ये विचार ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसके आर्थिक सुधार तो केवल राजधानी में ही लागू किए थे। वास्तव में ये सुधार करते समय अलाउद्दीन खिलजी के कुछ कारण थे। वो क्या कारण थे? पहला कारण तो ये था कि सैनिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने ये सुधार किए थे। वह एक विशाल सेना कायम करना चाहता था और सैनिकों को अधिक वेतन नहीं दे पाता था, और वह बिना राजकोष पर विशेष बोझ डाले आवश्यक चीज़ों के भावों को घटाकर इतना कम कर देना चाहता था कि सैनिकों का थोड़े वेतन में भी अच्छी प्रकार से निर्वाह हो सके और वह संतुष्ट तथा सुखी हो सके। इसके साथ ही कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि उस समय राजधानी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लोगों के पास आवश्यक चीज़ें खरीदने के लिए काफ़ी धन नहीं था और दुकानदारों ने वस्तुओं के दाम काफ़ी बढ़ा दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वास्तविक उद्देश्य बढ़ते हुए दामों को रोकना था। इसलिए उसने अपने राज्यकाल के समय कुछ आर्थिक सुधार किए, जिनकी कुछ विशेषताएं हमें देखने को प्राप्त होती हैं। पहला तो अलाउद्दीन खिलजी ने खाने पीने की तथा अन्य आवश्यक छोटी बड़ी वस्तुओं के भाव नियत कर दिए। यानी वस्तुओं के भाव नियत करना भी उसके आर्थिक सुधारों की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है। जैसे गेहूँ 7.5 जीतल प्रतिमन, जौ 4 जीतल प्रतिमन, चना 5 जीतल प्रतिमन, चावल 5 जीतल प्रतिमन। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने छोटी बड़ी चीज़ों के दाम निश्चित कर दिए। उन दिनों एक मन आजकल के 12-13 किलो के बराबर होता था और हिसाब के अनुसार कहा जाता है कि आजकल के 1.5 रुपये या 2 रुपये तक आजकल का 1 क्विंटल अनाज उन दिनों मिल जाया करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सब्जियों फलों के भी भाव नियत कर दिए और यहाँ तक कि उसने छोटी से छोटी वस्तुओं के मूल्य भी नियत कर दिए और इन सब वस्तुओं के भाव की सूचियाँ तैयार की गई और दुकानदारों को यह आदेश दिया कि वे इन सूचियों को में दिए गए भावों से अधिक मूल्य पर कोई भी वस्तु नहीं बेच सकते। दूसरी विशेषता थी कि वस्तुओं की प्राप्ति का प्रबंध। अलाउद्दीन खिलजी ने केवल वस्तुओं के मूल्य ही निश्चित नहीं किए, बल्कि उन वस्तुओं की प्राप्ति का भी प्रबंध किया। उसने ये आदेश जारी कर दिया कि दोआब के
100 कोस के अंदर अंदर कोई भी किसान अपने पास 10 मन से अधिक अनाज नहीं रख सकता। इससे अधिक जितना भी अनाज उसके पास होता वह सौदागरों को नियत भाव पर उसे बेचना पड़ता था। इसके अतिरिक्त राजधानी में बहुत से सरकारी गोदाम थे जो प्राय अनाज से भरे रहते थे। संकट के समय इन गोदामों से अनाज प्राप्त करके नियत भाव पर लोगों को बेचा जाता था। तीसरी विशेषता थी वस्तुओं के लाने व ले जाने का प्रबंध। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम भी मुल्तानी सौदागरों तथा बंजारों को दिया और उन्हें अपने नाम शाइना ए मंडी के पास सरकारी रजिस्टर में दर्ज करवाने के लिए कहा गया। वह दिल्ली के चारों ओर 100 कोस की दूरी तक के रहने वाले किसानों से अनाज खरीदते थे और राजधानी में लाकर नियत भाव पर बेच देते थे। मुल्तान ने दवाब के सभी भूमिकर कर्मचारियों को यह लिखित आदेश दिया कि वह अनाज प्राप्त करने में सौदागरों की पूरी सहायता करेंगे। सौदागरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की गई। इस प्रकार राजधानी में अनाज तथा अन्य चीज़ें पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगी। अगली विशेषता है राशन प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार ये भी था कि उसने भारत में पहली बार राशन प्रणाली को प्रचलित किया। जब कभी वर्षा न होने के कारण या किसी और कारण से अनाज की कमी हो जाती थी तो ऐसे संकट में राशन प्रणाली जारी कर दी जाती थी। ऐसी अवस्था में सरकारी गोदामों से मोहल्ले के दुकानदारों को अनाज दिया जाता था और प्रत्येक परिवार को आधा मन अनाज प्रतिदिन के हिसाब से वह बेच देते थे। अकाल के दिनों में भी अनाज के भाव कम किए नहीं जाते थे क्योंकि पहले ही इनका भाव बहुत सस्ता होता था। इस प्रकार राशन प्रणाली को लागू करना भारत के मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत बड़ी आर्थिक सुधारों की उपलब्धि मानी जाती है। मंडियों की व्यवस्था। अनाज, कपड़े तथा अन्य वस्तुओं की अलग अलग मंडियों हुआ करती थी। प्रत्येक मंडी के अध्यक्ष को शाइना ए मंडी कहा जाता था। अनाज का शाइना मंडी मलिक कबूल था। वह अनाज के भावों की सूची को अपने पास रखता था और ये देखता था कि कोई दुकानदार नियत भाव से अधिक मूल्य वसूल तो नहीं कर रहे तथा वह अनाज लेने वाले सौदागरों के नाम भी अपने रजिस्टर में दर्ज करता था। मंडियों के सर्वोच्च पदाधिकारियों को दीवाने रियासत कहा जाता था। मलिक कपूर याकूब इस पद पर नियुक्त था। वह सभी मंडियों का निरीक्षण करता था तथा शाइने ए मंडी की नियुक्ति भी मलिक याकूब के द्वारा की जाती थी। अगली विशेषता है कठोर दंड। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आदेशों को बड़ी कठोरता से लागू किया। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को कम तोलता था तो उसका उतना ही मांस काट लिया जाता था जितना उसने कम तोला होता था। उसी प्रकार नियत भावों से अधिक मूल्य पर चीज़ें बेचने वाले दुकानदारों को कोड़े लगाए जाते थे। दलालों को भी जो लोगों का शोषण करते थे इतने कठोर दंड दिए गए कि वे जीवन से तंग आ गए और अपनी मृत्यु की प्रार्थना करने लगे। इन कठोर दंडों के परिणाम स्वरूप व्यापारी तथा दुकानदार बहुत ईमानदार हो गए। वह अपने ग्राहकों को नियत भाव पर और
नियत भाव पर वस्तुएं बेचने लगे और कम तोलने से भी बचने लगे। इन विशेषताओं के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में नई आर्थिक व्यवस्था लागू की। अब हम जानेंगे कि इन सुधारों की सफलता के क्या कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक प्रणाली काफ़ी हद तक सफल हुई। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने केवल वस्तुओं के भाव ही नियत नहीं किए, बल्कि उसने वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तथा राजधानी लाने ले जाने तक का भी उचित प्रबंध किया। और संकट के समय उसने राशन प्रणाली की भी व्यवस्था लागू की, जो कि बहुत ही सफल सिद्ध हुई। तीसरा, सुल्तान ने भूमि कर के रूप में अनाज लेना शुरू कर दिया, ताकि शाही गोदाम सदा अनाज से भरे रहें और संकट के समय कोई कठिनाई नहीं आती थी। चौथा, सुल्तान स्वयं मंडियों और बाज़ारों पर कड़ी निगरानी रखता था। वह समय समय पर अपने नौकरों तथा दासों को बाजार में विभिन्न चीज़ें खरीदने के लिए भेजता था और देखता था कि कोई दुकानदार कम तो नहीं तोलता, अर्थात कोई दुकानदार अधिक दाम में तो नहीं अपनी वस्तुओं को बेच रहा। इस प्रकार उसने कठोर दंड भी जो लागू किए, उनके कारण भी उसके आर्थिक सुधार भारत में काफ़ी सफल हुए। अब आता है कि आर्थिक सुधारों में जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किए गए, उनमें क्या गुण थे। पहला तो यही गुण था या यही उनकी सफलता थी कि इन सुधारों के कारण सुल्तान बिना विशेष खर्च किए एक विशाल सेना रखने में सफल हो गया। चीज़ों के सस्ता होने के कारण सैनिक थोड़े वेतन होते हुए भी अच्छी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करने लगे और सुल्तान एक विशाल तथा सुदृढ़ और सेना बनाने में सफल हो गया, और जिस सेना के कारण वह मंगोलों के आक्रमणों का बड़ी सफलतापूर्वक सामना कर सका। और इन्हीं सुधारों के कारण व्यापारियों तथा दुकानदारों की आदतें भी सुधर गई। वे प्राय लोगों का शोषण करते थे, परंतु अब वे बहुत ईमानदार हो गए। अब वे न तो कम तोलते थे और न ही अधिक दाम पर चीज़ें बेचते थे। चीज़ों के मूल्य सस्ते होने के कारण आम लोगों का जीवन भी सुखी हो गया था। सुल्तान के आर्थिक सुधारों ने उसकी स्थिति को दृढ़ कर दिया। दलालों तथा दुकानदारों को दिए गए कठोर दंडों को देखकर बड़े बड़े अमीर तथा सरदार भी भयभीत हो गए और उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध कुछ सोचने का साहस करना छोड़ दिया। इस प्रकार सुल्तान की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके साथ ही आर्थिक सुधारों के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी मध्य भारत के इतिहास में एक महान अर्थशास्त्री के होने का उसे श्रेय प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में जो आर्थिक सुधार किए, वो सुधार उसके जीवन काल की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है और उसे भारत के इतिहास में एक महान शासक होने का श्रेय भी प्रदान करते हैं। परंतु इतना होने के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में कुछ दोष थे। वो दोष कौन कौन से थे कि पहला तो इन सुधारों का उद्देश्य आम जनता के जीवन को सुखी बनाना नहीं था। ये सुधार तो केवल सैनिकों की सुविधा के उद्देश्य से किए गए थे, परंतु उन्हें भी इससे बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ। ये ठीक है कि चीज़ें बहुत सस्ती मिलती थी, परंतु सैनिकों के वेतन भी बहुत कम थे। एक टंके में पशु खरीदा जा सकता था, परंतु वो टंका आए कहाँ से, यही सैनिकों की वास्तविक समस्या थी। जो अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था कि सैनिकों का जीवन सुखी बनाना, वास्तव में वेतन कम होने के कारण उनके ऊपर कोई ज़्यादा इन सुधारों का असर नहीं पड़ा। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार समस्त साम्राज्य में
नहीं हुए। वे तो केवल दिल्ली तथा आसपास के प्रदेशों में ही लागू किए गए थे। दिल्ली के अंदर तो वस्तुएं बहुत सस्ती थी, परंतु अन्य प्रदेशों में वही वस्तुएं चौगने भाव पर बिकती थी। अतः दिल्ली को छोड़कर साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाले करोड़ों लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके साथ ही इन सुधारों से देश के व्यापार को भी काफ़ी आघात पहुंचा। चीज़ों के दाम निश्चित हो जाने के कारण व्यापारियों तथा दुकानदारों के लिए अधिक धन कमाना असंभव हो गया। अतः उन्होंने व्यापार में रुचि लेनी छोड़ दी। इससे व्यापार की उन्नति को भी काफ़ी धक्का लगा। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का कृषकों के ऊपर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी अवस्था शोचनीय हो गई। एक तो उन्हें उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में देना पड़ता था और दूसरा उन्हें अनाज भी बहुत सस्ते दामों पर सौदागरों को बेचना पड़ता था और उन्हें कई अन्य कर भी देने पड़ते थे, जिसके कारण उनकी स्थिति थी वो बहुत ही बिगड़ गई। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों तथा दलालों के साथ भी बड़ा क्रूरता का व्यवहार किया। वे बेचारे तो जीवन से तंग आ गए और अपनी मृत्यु के लिए प्रार्थना करने लगे। सरकारी कर्मचारी इतने कठोर थे कि लोग उन्हें प्लेग से भी अधिक भयानक समझते थे और उनसे नफरत करते थे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो कठोर दंड थे, उन्होंने दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में एक नफरत का माहौल, एक आतंक का माहौल पैदा कर दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी की प्रतिष्ठा में भी काफ़ी कमी आई। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार अस्थायी सिद्ध हुए, क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात ही ये सुधार समाप्त हो गए। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में कुछ विशेष सुधार तो किए, परंतु इन सुधारों का वास्तविक लाभ पूर्ण जनता को प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके कारण ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की हम अनदेखी भी नहीं कर सकते, परंतु आम जनता के जीवन को सुखी बनाने का उसका जो उद्देश्य नहीं था, वो इसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उस समय इस प्रकार की आर्थिक सुधारों का विचार आना भी अलाउद्दीन खिलजी के मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी सफलता भी मानी जाती है। तो समय के अभाव और कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण चाहे ये सुधार पूर्णतः सफल नहीं हुए, परंतु फिर भी ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में अलाउद्दीन एक अर्थशास्त्री के रूप में अवश्य माना जाता है। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। इन्हीं के शब्दों के साथ धन्यवाद।